वेलकम टू परचम क्लासेस। देश में रिसेंटली 4 नए लेबर कोड्स लागू किए गए। इन कोड्स ने 1926 से चले आ रहे 29 पुराने लेबर कोड्स को रिप्लेस कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी भूरी-भूरी प्रशंसा करी और कहा कि ये नए लेबर कोड्स देश में मज़दूरों की एकता के लिए, उनके वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम आज समझेंगे इस सेशन में कि क्या नया इन कोड्स में हुआ है और जो 29 पुराने लेबर कोड्स थे, उनमें ऐसा क्या अलग था। दूसरा कि इन लेबर कोड्स को लेकर के जो आपत्तियां हैं विपक्षी पार्टियों की या देश के मजदूरों की, वो कौन-सी हैं और दरअसल जो चेंजेस हुए हैं, क्या वो बेनिफिशियल हैं हमारे लिए या उनसे हमें कुछ नुकसान होने वाला है। ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता है, तो जो ग्रेइश पोर्शन है इस इन लेबर कोड्स का, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। किन कानूनों को रिप्लेस किया है? देखिए, देश में जब आज़ादी की लहर चल रही थी, हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे देश के अंदर जो मज़दूर थे, उन्होंने भी अपना एक अहम योगदान इसमें दिया था। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हो जाती है और इसी के एस्टैब्लिशमेंट के साथ देश में जो छोटे-मोटे ट्रेड यूनियंस थे, कहीं भी, किसी भी इंडस्ट्री में, वो अपने तरीके से देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे थे और जब भी ज़रूरत होती, तो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ स्ट्राइक कर देते, देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिल्कुल ठप कर देते। इसी को देखते हुए अंग्रेज़ों ने 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया था। ये देश का पहला कानून था जो भारत में किसी भी तरीके के इंडस्ट्रियल रिलेशंस को या उससे जुड़े किसी भी एस्पेक्ट को कवर करता था। इसके बाद ये मैंडेट किया गया कि ट्रेड यूनियन स्ट्राइक कब कर सकती हैं, कितने दिन का नोटिस देना होगा, कितने मेंबर से ज्यादा की ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और सोल नेगोशिएटिंग अथॉरिटी के तौर पर कौन सी ट्रेड यूनियन भारत में काम करेगी, किसी भी इंडस्ट्री में रिप्रेजेंट करेगी मजदूरों को। इसके बाद अंग्रेज धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनको ज़रूरत पड़ती गई, नए-नए कानून बनाते गए। इसमें से एक कानून 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना, उसके बाद माइंस एक्ट बना, उसके बाद ईएसआई एक्ट बना, ईपीएफओ एक्ट बना, उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बना और जैसे-जैसे हमें जिस-जिस की ज़रूरत पड़ती गई, उस एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए हम एक्ट बनाते गए। रिसेंटली हमने पाया 2019 में या उससे पहले भी जब इन एक्ट को बनाने की बात शुरू हुई, तो हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको लगा कि कुछ नए लेबर कोड्स होने चाहिए, जिसमें हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर दें और उन्हें मॉडर्नाइज़ भी कर दें। कौन-कौन से एक्ट थे ये? पहला इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, दूसरा कोड ऑन वेजेस, तीसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और चौथा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। इन चारों कोड्स में ये पता चलता है कि देश में इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे गवर्न होंगे और इंडस्ट्रियल रिलेशन से हमारा मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री, उसके अंदर काम करने वाले वर्कर यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, उसके अलावा वहां की ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट और कोर्ट या ट्राइब्यूनल आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेट करेंगे और क्या उनकी भागीदारी होगी देश की गवर्नेंस में और इंडस्ट्रियल रिलेशन को आगे बढ़ाने में। इसके अलावा जो वर्कर काम कर रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री में, उनको वेज कितना मिलेगा, इसके लिए कोड ऑन वेजेस बनाया गया। एम्प्लॉयर को वेज कब देना है, एम्प्लॉय को कितना पैसा मिलेगा, उस एम्प्लॉयर ने जो पैसा दिया है उसे कहां एम्प्लॉय को इन्वेस्ट करना है ताकि उसका एक बेटर फ्यूचर हो सके। ये सारी चीजें गवर्न की जाएंगी कोड ऑन वेजेस के द्वारा। इसके अलावा तीसरा जो एक्ट है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, वो बात करता है बेसिकली उन लोगों की जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जिन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हालांकि इसके लिए हमारे पास ईएसआई एक्ट या ईपीएफओ एक्ट पहले से मौजूद थे, लेकिन उनको बेटर तरीके से एडमिनिस्टर करने के लिए हमने इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस किए हैं जो गवर्न करेंगे सोशल सिक्योरिटी को। हमारे देश में एक नई धारा खुल गई है जिसे हमने गिग वर्कर के नाम से जाना है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हमारे देश में बहुत ज्यादा है। ऐसे मजदूर मजदूर जो दैनिक दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था इस देश में सेंट्रलाइज्ड तौर पर नहीं थी। कोई ऐसा फंड नहीं था जिसके जरिए वो अपनी आमदनी कर सके और अपने आप को एक बेहतर फ्यूचर दे सके इन टर्म्स ऑफ पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी। तो उसके लिए कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हमारे देश में लागू हुआ और अंतिम जो एक्ट है इस सीरीज का, वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। आप जहां काम कर रहे हैं वहां का काम बहुत डेंजरस भी हो सकता है, तो आपकी डेथ हो जाए, डेथ के इंस्टेंस में आपको क्लेम कितना मिलना है, उसको रेगुलेट कौन करेगा, या एक आप महिला है और महिला के तौर पर रात को काम करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में कौन से लॉज आपको गवर्न करेंगे। ये चार बेसिकली हमारे पास कोड्स हैं जिनमें हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर किया है। कुछ बेसिक प्रोविजंस आज हम इस सेशन में भी इन सारे एक्ट्स के देखेंगे जो चेंज हुए हैं। हालांकि ज्यादातर वही हैं जो पुराने चलते आ रहे हैं, लेकिन जो बेसिक चेंजेस हुए हैं उसको मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके से हम समझते चलें कि आपको पता रहे कि कौन सा चेंज हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सा चेंज गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए ट्वीक किया है।
सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका लेजिस्लेटिव जो प्रोसेस है वो क्या था। तो मैंने आपसे कहा कि 29 जो लॉज थे उनको चेंज किया गया। वर्कर फोकस में है, बिजनेस आसान हो जाए इसके लिए हमने इन लॉज को बनाया है। साथ ही हमारे जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसको काफी प्रेज किया है और अराउंड हमारे देश में 50 करोड़ ऐसे वर्कर्स हैं जिनको ये एक्ट कवर करेगा। अब आप समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा हमारे लिए एक चेंज है। जो दैनिक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले या गिग वर्कर किस्म के जो कामगार हैं हमारे देश में, वो कैसे इससे गवर्न होंगे और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी बिल थे। तो कोड ऑन वेजेस में क्या बदला है? पहला जो हम करेंगे वो वेजेस एंड सिक्योरिटी करेंगे। वेज कितना किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए और सरकार का पहले मैंडेट क्या था और अब कौन सा मैंडेट हो गया है। तो एक जो बड़ा चेंज इस एक्ट के जरिए इसमें आया है वो है मिनिमम वेज का। हर स्टेट को अपने यहां पर एक बेसिक मिनिमम वेज या जिसको हमने कहा यूनिवर्सल मिनिमम वेज वो लागू करना होगा। उससे नीचे किसी सेम काम के लिए किसी भी स्टेट में किसी व्यक्ति को कम पैसा नहीं मिलेगा। अब देखिए यहां पर लूप होल ये है कि सरकार ने केंद्र के तौर पर तो लागू इसे कर दिया है, लेकिन स्टेट्स की जिम्मेदारी बनेगी कि अब वो इस एक्ट के प्रावधानों को और ज्यादा इलेबोरेट करें और अपने अपने स्टेट में ये कानून लेकर के आए। लेकिन अब कौन से स्टेट इसे लेकर के आएंगे, कौन से नहीं लेकर के आएंगे, दैट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। अगर ज्यादातर स्टेट्स इसको नजरअंदाज करते हैं और वो कोई भी कारण दे सकते हैं, आप उन्हें कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वो जाकर के बड़े आराम से ये कह पाएंगे कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव अभी कोई ऐसे उपाय नहीं है जिसके लिए हम जल्दी से एक्ट बना पाए, तो वो समय सीमा मांग लेंगे। तो अभी कितने दिन और लगेंगे स्टेट्स को कानून बनाने में मिनिमम वेज का, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अदरवाइज इस एक्ट के तहत तो ये लागू हो ही गया है। इसमें सारे सेक्टर शामिल होंगे, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे फिक्स टर्म एम्प्लॉय हो, परमानेंट एम्प्लॉय हो, गिग वर्कर हो, डेली वेज वर्कर हो, सभी इसके एम्बिट में आएंगे और सभी को मिनिमम वेज दिया जाएगा। ठीक है, देश के आधार पर एक नेशनल फ्लोर वेज फ्लोट किया गया है जिसमें देश में जो व्यवस्था है वेज देने की वही लागू रहेगी स्टेट्स में भी, और सबका वेज यूनिफॉर्म होगा और उसे डिफाइन किया जाएगा। और हर व्यक्ति का, ये सुनना ये बड़ा काम की आपकी चीज है, हर व्यक्ति को मिनिमम जो पैसा मिल रहा है 50% वो पैसा उसकी बेसिक सैलरी का होना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे आपके जो अलाउंसेस हैं, आपके जो महंगाई भत्ते हैं या अदर जो अलाउंसेस हैं वो भी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपका सीटीसी भले ही बढ़ जाए, लेकिन आपका जो इन हैंड सैलरी है, टेक होम सैलरी जिसको आप कहते हैं, वो फॉर सम टाइम कम हो जाएगी। लेकिन आगे चल के आपका पेंशन और आपकी जो सोशल सिक्योरिटी में खर्चा है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके एम्प्लॉयर जो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए आपको सोशल सिक्योरिटी इससे मिल जाएगी और आपकी जो टेक होम सैलरी है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप ज्यादा काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसा दिया जाएगा और 12 घंटे से ज्यादा काम आप एक दिन में अब नहीं कर पाएंगे। पहले जो व्यवस्था थी वो पूरी चेंज हो गई है। साथ ही आपको वेज स्लिप देना आपके जो एम्प्लॉयर है उनकी जिम्मेदारी होगी। अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, फुल टर्म, फिक्स टर्म, जहां पर भी, आपको सैलरी स्लिप मिलना मैंडेटरी हो गया है। अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं देता है तो वो आंसरेबल है कोर्ट में इस एक्ट के अंतर्गत। साथ ही आपको टाइमली वेज मिलेगा, इस बात को सुनिश्चित कर दिया गया है। और जब आप काम छोड़ते हैं या टर्मिनेट होते हैं तो उसके 2 दिन के अंदर आपकी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना आपके एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी हो जाती है, भले ही आप कहीं भी काम करें। आप वर्कर हैं, दैट्स एनफ। अब वो कौन से टाइप के वर्कर हैं दैट डजंट मैटर, चाहे आप फुल टाइम है, फिक्स टर्म है, गिग वर्कर है, डेली वेज वर्कर है, जैसे भी आप वर्कर हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग आपको ये सारे प्रोविजंस आपके लिए काम करेंगे। फिर है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो गिग वर्कर का है। हमारे यहाँ गिग वर्कर्स को कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं थी। गिग वर्कर वो वर्कर होते हैं जो किसी एग्रीगेटर के तहत आपके यहाँ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देश में बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट के एप्लीकेशन है, फूड के एप्लीकेशन है, जहां से आप किसी वर्कर की जो सर्विसेज हैं उनको अवेल कर सकते हैं एग्रीगेटर को पैसा देके। फिर एग्रीगेटर जो है वो अपने वर्कर को पैसा देता है और ऐसे ये पूरा लूप चलता है। वो जो वर्कर है उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी के प्रोविजंस आज तक नहीं थे, ना उनको पीएफ, पेंशन, सिक्योरिटी कुछ नहीं मिलता था। तो ऐसे लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए सरकार ने एक फंड बनाया है जिसे वेलफेयर फंड के नाम से जाना जाता है। और 1 से 2% इसमें जो इनका एग्रीगेटर होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा और ये जो पूरा पैसा होगा ये 5% ऑफ द टोटल पेमेंट मेड टू द वर्कर होगा। मान लीजिए किसी एग्रीगेटर ने पूरे साल में 500 करोड़ रुपए अपने वर्कर्स को दिए, तो उसका 5% कैप लगा करके जो पैसा होगा वो उसे इसके वेलफेयर फंड में भी डालना पड़ेगा।
इससे क्या होगा, इससे जो उनके डेली वेज वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, उनमें अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है या अन्य कोई दुर्घटना होती है तो ऐसे मामलों में इस फंड से उन लोगों की मदद की जाएगी। साथ ही जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज होते हैं, जिनको कुछ टाइम के लिए आप हायर करते हैं, 1 2 3 4 5 साल के लिए, और उनके कॉन्ट्रैक्ट में निश्चित लिख करके देते हैं कि इतना टर्म आपको मिलेगा, ऐसे एम्प्लॉयज को जो ग्रेच्युटी मिलती थी उसके लिए नियम पहले 5 साल का था कि अगर आप 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस कर रहे हैं तो ही आपको ग्रेच्युटी मिलती थी। अब उसे 5 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है। और यहां जो लूप होल समझने की चीज है वो ये कि पहले जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज होते थे उनका कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू होता था। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय आपके लिए 5 साल भी काम कर रहा है बट फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, यानी कि हर साल उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, तो जो एम्प्लॉयर होता था वो हर साल 1 साल पूरा होने के बाद उसके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करता था, ताकि 5 साल पूरे होने के बाद उसे ग्रेच्युटी ना देनी पड़े। लेकिन अब इस सीमा को घटा करके 1 साल कर दिया है। एम्प्लॉयर अब क्या करेगा कि 1 साल पूरा होने से पहले ही आपके जो एम्प्लॉयमेंट है उसको टर्मिनेट करेगा और दोबारा उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा, ताकि उसे ग्रेच्युटी ना देनी पड़े। ग्रेच्युटी वो राशि होती है जो आपकी की हुई सर्विसेज या आपके किए हुए कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको एज अ गिफ्ट देता है। तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई एम्प्लॉयर के द्वारा तो 1 साल जो है बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही अगर किसी भी संस्थान में 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर एम्प्लॉयर को ईपीएफओ के तहत जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज के लिए, मैंडेटरी हो गया है। और अगर वो नहीं देता है तो लायबल होगा फॉर फर्दर एक्शन इन कोर्ट एंड बाकी जो ट्राइब्यूनल वगैरह की व्यवस्था सरकार ने की है उसके लिए। साथ ही अगर ईएसआईसी की व्यवस्था नहीं है तो वो भी करनी पड़ेगी। ईएसआई से मेरा तात्पर्य है, मतलब है, मीनिंग है इंश्योरेंस से। तो इंश्योरेंस आपको अपने एम्प्लॉय को जरूर देना होगा। पहले ये ऐसा एक अरेंजमेंट था कि अगर आप पावर की इंडस्ट्री में या नॉन पावर की इंडस्ट्री में, उसके तहत ये वेरी करता था, लेकिन उसको, उस गैप को भी कम कर दिया गया है। इससे फायदा किसको होगा? जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा इससे फायदा होने वाला है कि एक तो उनका इंश्योरेंस होगा, पीएफ सिक्योरिटी मिलेगी, टाइम पर पैसा मिलेगा, सैलरी स्लिप मिलेगी, और उनके लिए सरकार फंड भी बनाएगी और ऐसी रेगुलेटरी बॉडी भी बनाने का प्रस्ताव है जहां वो अपने मैटर्स को लेकर के जा सकते हैं। और इस सारी व्यवस्था को आधार के साथ जोड़ दिया गया है जिससे इसको कंप्लाई करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में मैंने आपसे कहा कि 6 बड़े फैक्टर्स होते हैं। इसमें एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर होता है, ट्रेड यूनियन होती है, गवर्नमेंट होती है, ट्राइब्यूनल होता है, कोर्ट होता है। इन सबके जो रिलेशंस होते हैं उनको ही हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कहते हैं। इसमें बहुत तरीके के एम्बिगुअस प्रोविजंस पहले के जो एक्ट्स थे उनमें थे, और साथ ही कुछ ओवरलैप भी करते थे जिससे क्लैरिटी नहीं आ पाती थी। तो बेसिकली अब अगर किसी व्यक्ति को, किसी संस्थान को, किसी एम्प्लॉय को निकालना है या रिट्रेंच करना है तो 300 एम्प्लॉयज में सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर कोई संस्थान 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज को एक साथ ले ऑफ करना चाहता है, निकालना चाहता है, तो उसको मंजूरी लेनी पड़ेगी सरकार से। पहले ये थ्रेशोल्ड जो था वो 100 मेंबर्स का था, 100 एम्प्लॉयज का था। तो इस मामले में आप कहेंगे कि एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना, टर्मिनेट करना बहुत ईजी सरकार ने कर दिया है। और अब आप 20 50 100 व्यक्तियों को तो ऐसे ही निकाल पाएंगे विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। साथ ही रिस्किलिंग फंड के लिए व्यवस्था की गई है कि आप अपने एम्प्लॉयज को कुछ नया सिखाने के लिए, उनको एक बेहतर जिंदगी देने के लिए, अगर वो आपके यहाँ से काम भी छोड़ चुके हैं तो आपको, आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन एम्प्लॉयज को कुछ ऐसा सिखाएं जिससे वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए। साथ ही डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया 65 सेक्शंस को। बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे जिनको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था विद इन द इंडस्ट्री, लेकिन अब चूंकि इंडस्ट्री का ना तो वो रूप रहा है और मॉडर्नाइज हमारी इंडस्ट्री हो गई है, आईटी सेक्टर आ गया है, सर्विस सेक्टर आ गया है, जिसके कारण डिक्रिमिनलाइज कुछ जो सेक्शंस थे उनको कर दिया गया है। देयर 65 सेक्शंस, तो हम वन बाय वन उनमें नहीं जा सकते हैं। यू जस्ट हैव टू मेक एन ओवरव्यू ऑफ दिस ओनली, ठीक है। अभी ये जो सेक्शंस थे 1228, इनको घटा करके 480 कर दिया गया है। पहले बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती थी, बहुत सारे एक्ट पढ़ने पड़ते थे, कोर्ट जाने के लिए भी आपको अलग अलग सेक्शंस पढ़ने पड़ते थे, और बहुत सारी चीजें एक दूसरे से ओवरलैप भी होती थी, जिनके कारण लूप होल्स बन रहे थे सोसाइटी में और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भी। उनको कम करने के लिए 480 सेक्शंस बन गए हैं। 480 सेक्शंस में आपके ये चारों एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं, विच इज वेरी गुड, ठीक है। साथ ही अगर एक जो बड़ा इशू आजकल आ रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, और जिसको लेकर के थोड़ा सा एक विवाद भी हो गया है, वो है ट्रेड यूनियंस का। हमारे देश में जब ट्रेड यूनियंस थी, काम कर रही थी, अब भी कर रही हैं, तो ऐसा कहा जाता था कि अगर आपको सरकार के साथ बात करनी है या
कभी भी किसी भी विवाद की स्थिति में आपके मैनेजमेंट के साथ बात करनी है तो ट्रेड यूनियंस को बुलाया जाता था। पहले क्या था कि जो 20% 30% मेंबरशिप वाले ट्रेड यूनियन है वो भी जाकर के नेगोशिएट कर सकते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। लेकिन सरकार ने ये प्रोविजन कर दिया कि किसी ट्रेड यूनियन के पास अगर 51% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट फैक्ट्री है तो वो सिंगल नेगोशिएटिंग यूनिट के तौर पर मैनेजमेंट से बात कर सकती है। अब इससे होगा क्या? इससे एक तो जो छोटे छोटे ट्रेड यूनियंस बने हुए थे उनको दिक्कत आएगी फलने फूलने में, यानी कि ट्रेड यूनियंस की संख्या ऑलरेडी कम हो जाएगी। अब एक ही ट्रेड यूनियन बना करेगी और वो कोशिश करेगी कि उसके पास 51% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट फैक्ट्री हो। और फैक्ट्री से मेरा मतलब मॉडर्न फैक्ट्री से भी है, जो आईटी सर्विस आदि की जो फैक्ट्रीज हैं। इसके अलावा अगर पहले कोई व्यक्ति अपने ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर हड़ताल करना चाहता था तो वो एक नोटिस देकर कर सकते थे, लेकिन अब जो है कम से कम 60 डेज का आपको नोटिस देना होगा। और अगर कोई इशू आर्बिट्रेशन में है, रिकंसिलिएशन में है, तो आप उसके लिए ना तो स्ट्राइक कर सकते हैं और ना ही मैनेजमेंट से सिंगल कोई नेगोशिएटिंग अथॉरिटी बात कर सकती है। अगर 50 एम्प्लॉइज ऑन अ गिवन डे आर ऑन कैजुअल लीव तो उसको भी एक स्ट्राइक माना जाएगा और फिर वो एक्शन के लिए लायबल होंगे, उनको निकाला जाए, ले ऑफ किया जाए, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी अगर वो बिना बताए कैजुअल लीव पर है तो। इसके अलावा जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है उसके अंडर जो प्रोविजंस हैं उसमें हमारे देश के कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ये ख्वाब देख रहे थे कि 72 घंटे 90 घंटे का एक वीक बनाया जाएगा, वर्किंग वीक बनाया जाएगा, बट गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन टू कीप इट ऑन 48। तो 48 आवर्स कैप कर दिया गया है एक हफ्ते के लिए। यानी कि अगर आप 6 दिन काम करते हैं, 6 दिन अगर आप काम करते हैं तो आप एक दिन में मैक्सिमम 8 घंटे अपने वर्कर से काम करा सकते हैं। 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48। उसमें 1 घंटे का जो लंच पीरियड आपको मिलता है वो आपके एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं होगा, यानी कि वो आपका टाइम होगा। समझ रहे हैं? तो 8 इंटू 6, 6 दिन 8 घंटे आपका एम्प्लॉयर जो होता है वो आपसे काम ले सकता है, कैप कर दिया गया है। इसके अलावा डेली आवर जो उनको फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। वेमेन के लिए प्रोविजन किया गया है कि अगर वो चाहें तो रात के समय में, यानी कि रात को शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम कर सकती हैं जहां वो चाहें, गिवन कि वो अपनी परमिशन रिटर्न में दें अपने एम्प्लॉयर को। अगर उनका कंसेंट नहीं है तो उनका एम्प्लॉयर उन्हें बाध्य नहीं कर सकता काम करने के लिए रात को। अगर वो कंसेंट देती है तो खुद की मर्जी से वो कभी भी किसी भी टाइम काम कर सकती है, बट इट इज बेस्ड ऑन कंसेंट एंड सेफ्टी। अगर आपका एम्प्लॉयर कहता है कि आई कांट प्रोवाइड यू सेफ्टी तो आप काम नहीं करेंगी, ये नियमों में है। अगर उसकी मर्जी के बिना भी आप रात को काम कर रहे हैं तो यू आर ऑन योर ओन, बट इफ यू वांट टू वर्क आप कर सकती हैं, आपके ऊपर कोई बैरियर नहीं बचा है। ठीक है, हेल्थ एग्जाम करवाना होगा। जो 40+ ईयर्स के एम्प्लॉयज आपके हैं उनके मैंडेटरी चेकअप्स आपको करवाने होंगे, ये एम्प्लॉयर के ऊपर होगा। साथ ही मिनिमम 40 एनुअल टेस्ट आपको करवाने होंगे, यानी कि 15-20 दिन में, एक महीने में आपको हर एक टेस्ट करवाना पड़ेगा। अलग अलग टाइप के टेस्ट उसमें रेगुलेट किए गए हैं। साथ ही सेफ्टी कमेटी बनानी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा और वर्क फ्रॉम होम आपका एम्प्लॉय कर सकता है इफ यू एग्री म्यूचुअली। तो ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए लागू है जहां आप अगर काम करना चाहें तो आप म्यूचुअली एग्री करके कर सकते हैं। अब इसमें डिबेट क्या है? 2-3 डिबेट्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ लूप होल्स छोड़ दिए गए हैं। एक तो सबसे बड़ी डिबेट तो वही है कि आप अपने एम्प्लॉयज को मास लेवल पर ले ऑफ कर सकते हैं। पहले 100 की लिमिट थी, अब 300 की कर दी है। साथ ही वर्किंग आवर्स जो है उसमें एक थोड़ी सी एम्बिग्युइटी छोड़ दी कि जो आपका लंच का टाइम होगा वो ऑन एम्प्लॉय होगा या ऑन एम्प्लॉयर होगा। तो ये जो एम्बिग्युइटी है इसको भी सरकार ने अभी नहीं मिटाया है। उसके अलावा ट्रेड यूनियन को कमजोर करना और कोशिश करना एम्प्लॉयमेंट में कि हड़ताल ना हो, इसके लिए जो एफर्ट सरकार ने किए हैं उस पर भी बहुत जो ट्रेड यूनियंस हैं या जो लेफ्ट लीनिंग लोग हैं वो थोड़ा सा इस पर डिबेट कर रहे हैं, ताकि स्ट्राइक्स, क्योंकि राइट है वर्कर का और स्ट्राइक के राइट को आपने कमजोर कर दिया है इन एक्ट्स के जरिए। साथ ही से कंकरेंट लिस्ट में इन्होंने रखा और इन्फोर्समेंट जो है वो स्केप्टिकल है। आपने जो रूल्स ले डाउन किए हैं उसके लिए कोई ऐसी अथॉरिटी डिजाइन नहीं की गई है जो मैंडेट करेगी कि आप इनको लागू करवाइए। अगर कोई लागू नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, कोई ट्राइब्यूनल, कोई कमेटी, ये जो व्यवस्था है कमजोर नजर आती है क्योंकि सारी बातें भविष्य के लिए छोड़ दी गई हैं, दैट इन फ्यूचर दिस विल हैपन, लेकिन कब होगा उसके लिए कोई टाइमलाइन सेट नहीं की गई है। दूसरा, हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इससे पूरी तरीके से बाहर छोड़ दिया गया है। डिजिटल इकोनॉमी को, डिजिटल वर्किंग स्टाइल को और डिजिटली जो लोग कार्य करते हैं
उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके ऊपर और बहस होना ज़रूरी है और एक फॉर्मल जॉब क्रिएशन के तौर पर क्या काम होना चाहिए, उसके बारे में कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है। तो ये 4 लेबर कोड्स थे जो अभी हमारे देश में लागू हुए हैं, इनमें मेजर चेंजेज़ हुए हैं, उनकी हमने बात की। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमें फॉलो करिए ऑन परचम क्लासेस। विल सी यू इन सम अदर लेक्चर। थैंक यू सो मच।